देखिए, बिहार में एक बात तो तय है कि जो 60% से ज्यादा लोग हैं वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। वो चाहे राजद का समर्थक हो, भाजपा का समर्थक हो, जदयू का समर्थक हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव इसलिए चाहते हैं कि लोगों ने 30-35 साल में सब प्रयास करके देख लिए, सभी दलों को, नेताओं को देख लिया। बिहार की जो स्थिति है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, खासकर शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, वो बिल्कुल उसमें कोई सुधार हुआ नहीं है। और लोग दूसरे राज्यों को देख रहे हैं, देश की में हो रही तरक्की को देख रहे हैं और कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो उनकी एक सोच है कि भाई बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव का वाहक कौन होगा, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है कि क्या जनसुराज के पक्ष में लोग हैं या नहीं है। लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, इतना तो बिल्कुल स्पष्ट मैंने 2-2.5 साल से जो भी मैंने बिहार को देखा समझा है वो स्पष्ट है कि लोग बदलाव चाहते हैं। सर, एक और यात्रा आप अगले कुछ दिनों में निकालने वाले हैं। नीतीश कुमार के गांव से, मुख्यमंत्री के गांव से, कल्याण बिघा से। मुख्यमंत्री का गांव है, आपने क्यों चुना, क्या पर्पस है उस यात्रा? नहीं, वो दूसरी यात्रा नहीं। यात्रा तो मैं 20 मई से शुरू करूंगा, बिहार बदलाव यात्रा। वो सारण के सिताब दियारा, जो जेपी का गांव है, वहां से शुरू करेंगे। वो 20 मई को शुरू होगा। 11 मई को हम लोग जनसुराज पार्टी की ओर से एक पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान, प्रोटेस्ट अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत 3 मुद्दे जो बिहार की सामाजिक राजनीतिक जीवन के डिबेट का, चर्चा का के केंद्र बिंदु में रहा है। एक है जातीय जनगणना, दूसरा है यहां दलित महादलित परिवारों को जमीन देने की बात, और तीसरा यहां एक चल रहा है भूमि सर्वे। इन 3 विषयों पर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और उन्होंने क्या कहा और क्या किया, उसको लेकर हम लोग जनसुराज के सारे परिवार के सदस्य करीब करीब बिहार में 1 करोड़ लोगों से जाकर बात करना चाहते हैं, उनसे सहमति, उनका हस्ताक्षर लेना चाहते हैं। विषय यह है कि जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया आज से करीब 2 साल पहले, तो 24 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार जी की तब की सरकार ने, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, ये घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राहत दी जाएगी। क्योंकि जातीय जनगणना में निकल कर आया कि इतने परिवार, इनकी स्थिति में पिछले 30-40 सालों में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उनको 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया। आज उस घोषणा के करीब 2 बरस हो गए, किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला है। दूसरी बात, 2006 से नीतीश कुमार एक योजना चला रहे हैं जिसमें दलित महादलित परिवारों को, जो भूमिहीन हैं, घर जिनके पास नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दी जानी थी ताकि वो घर बना सकें। और अभी तक 50 लाख लोगों को ये मिलना चाहिए था। सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली है। और प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है कि उसमें से भी आधे से ज्यादा लोगों को सिर्फ कागज पे ही जमीन मिला, उनको जमीन का पोजीशन नहीं मिला। और तीसरा, एक बिहार में अभी भूमि सर्वे चल रहा है, और भूमि सर्वेक्षण के नाम पर, लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर राजस्व विभाग जो है बिहार में, वो यहां पर धन वसूली का, धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। तो ये तीनों मुद्दों को लेकर कि आपने जिन 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, उनको दिया या नहीं दिया। दूसरा, जिन 50 लाख दलित परिवारों को, महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी, उनका क्या हुआ। और तीसरा, जो ये भूमि सर्वे के नाम पर आपकी सरकार और आपके अफसर जो लूट मचा रखा है, उसको लेकर, इन तीनों विषयों को लेकर हम लोग ये अभियान शुरू कर रहे हैं। और मैं स्वयं से नीतीश जी के गांव नालंदा में कल्याण बिघा जा रहा हूं और वहां घर घर जाऊंगा और लोगों से इन 3 बिंदुओं पर बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि पूरे बिहार की तो छोड़िए, क्या आपको मिला, क्या नीतीश, ये जनता भी देखेगी, मीडिया के सामने ये किया जाएगा, मीडिया भी रहेगी, वो दिखाएगी कि क्या नीतीश के गांव के दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिली आज 15 बरस में, या वहां पर भूमि सर्वे जो हो रहा है, क्या नीतीश जी के अपने गांव में जो लोग भूमि सर्वेक्षण करा रहे हैं उनको घूस देना पड़ रहा है कि नहीं, उनको पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं। और जो बात महत्वपूर्ण है कि नीतीश जी के गांव में जो गरीब लोग हैं, क्या उनमें से किसी को 2 लाख रुपया मिला कि नहीं। इसी अभियान को लेकर हम लोग 11 तारीख को उनके गांव से इसकी शुरुआत करेंगे। सर, एक बिहार से क्रिकेटर है, युवा क्रिकेटर सूर्यवंशी, जो उन्होंने 35 बॉल में सेंचुरी बनाया। बिहार सरकार ने 10 लाख देने की बात, आप कैसे देख रहे हैं? भाई देखिए, दुर्भाग्य है जब कोई अपनी मेहनत से, अपने प्रयास, अपने डेडिकेशन से कुछ हासिल कर लेता है तो सरकार और नेता जो है वो उसको अपने एप्रोप्रिएट करने लगते हैं। अब वैभव के
की जो सफलता है उसमें सरकार का या यहाँ की व्यवस्था का तो कोई योगदान है नहीं। बिहार में क्रिकेट के नाम पर तो कुछ है नहीं, या क्रिकेट ही क्यों, किसी भी खेल स्पोर्ट्स के नाम पर तो सरकार ने न कुछ अभी तक किया है, न कोई सुविधा दी है। कोई व्यक्ति, कोई लड़का अपनी मेहनत से अपना खून पसीना बहाकर कुछ बन गया तो अब उसको माला पहनाकर, उसको कुछ पैसे देकर ये उसकी लोकप्रियता को या उसके अचीवमेंट को अप्रोप्रिएट करना, मुझे लगता है कि ये एक तरह से गुनाह ही है। बिहार के युवाओं के लिए खासकर जिनका रुचि स्पोर्ट्स में हो, क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, हॉकी में हो, ये तमाम जो स्पोर्ट्स होते हैं, उनके लिए क्या है इन शराब? नहीं, देखिए, युवाओं के लिए खेल की एक बड़ी महत्ता है, लेकिन पूरे देश में भी पूरे खेल को लेकर कोई बहुत सजगता है नहीं। बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में तो जो युवा है वो पढ़ाई या जब डिग्री उसकी पूरी होती तो उसकी तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि भाई उसको किसी तरह कुछ रोजगार मिल जाए ताकि 10, 12, 15 हजार रुपए कमा सके, वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। इस तरह के समाज और इस तरह की परिस्थिति में खेल को लेकर कोई बहुत न सजगता है, न सरकार। समाज में लड़के खेलते हैं, गांव गांव में खेल तो होता ही है, लेकिन सरकार के पास न कोई योजना है, न कोई उसको सुधारने का तरीका है। आप देखिए, इतना बड़ा राज्य है, यहां से 1 या 2 क्रिकेट के खिलाड़ी अभी निकले हैं। छोटे छोटे राज्यों से बहुत बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी या दूसरे खेलों के लोग निकले। ऐसा नहीं कि बिहार में टैलेंट नहीं है, लेकिन बिहार में कोई सुविधा ही नहीं है उसके लिए, तो सुविधा बनाने की जरूरत है। तेजस्वी यादव रिसेंटली अभी पासी समाज के लोगों से मिले और शराबबंदी के साथ में तारी भी बंद हुआ था बिहार में, तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम देखिए, सुधार करेंगे। तेजस्वी यादव जैसे लीडर, ये लोग जाति धर्म से ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। इनका पूरा अस्तित्व, इनका एग्जिस्टेंस ही सिर्फ जाति और जाति से जुड़े हुए मुद्दे और जाति और धार्मिक उन्माद, हिंदू समाज को जातियों में बांटना और मुसलमानों को हिंदू मुसलमान का डर दिखाना, भाजपा का डर दिखाना, इसी पर इनकी पूरी राजनीति है। न इन लोगों ने कभी कुछ किया है, न कुछ समाज के लिए समझा है, न कुछ करने का प्रयास किया है, न कोई योजना है। पासी समाज की जहां तक बात है, ताड़ी को, तो भाई उनसे कोई सीधा सवाल ये पूछ ले कि 1.5 बरस तो आप खुद ही यहां पर उप मुख्यमंत्री थे। जब शराबबंदी लागू की गई 2016 में, उस समय यहां पर उप मुख्यमंत्री कौन था, सरकार में कौन थे? यही तेजस्वी यादव, लालू यादव, यही तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। तो जब योजना बनी, जब कानून बना, तब तो आप ही थे। मान लीजिए कि उस समय आपको समझ में नहीं आया, अभी आप फिर 1.5 बरस नीतीश कुमार के साथ ही सरकार में डिप्टी सीएम थे, तब आपने क्यों नहीं हटा दिया? तो जब विपक्ष में आ गए तो कोई भी बात कर रहे हैं कि अब पासी समाज का वोट चाहिए, तो उनको बता रहे हैं कि हम इसको हटा देंगे। हम लोग तो सीधा कह रहे हैं भी शराबबंदी हटनी चाहिए। और ये पैसा कहां जा रहा है? वो तेजस्वी यादव, जदयू और जितने यहां राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्हीं में से कितने भ्रष्ट नेताओं के, अफसरों के घर में ये पैसा जा रहा है। शराब का जो पूरा अवैध कारोबार है, जो शराब माफिया है, वो कौन लोग हैं? वो नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वही लोग तो ये पैसा कमा रहे हैं और सफर कर रही है जनता। इसलिए कोई शराबबंदी को हटाने की बात यहां नहीं करता है, झूठ मूठ का महिला का नाम लेता है कि महिलाओं के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर महिलाओं का इससे सशक्तिकरण हुआ है, अगर महिलाओं को लाभ मिला है, तो मेरा सीधा सवाल जदयू से, राजद से और खासकर भाजपा से है कि इतनी बढ़िया योजना अगर ये है तो इसको खाली बिहार के लिए ही क्यों रखा गया है? इसको पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर देते हो भाई? अगर शराबबंदी से महिलाओं का फायदा है, समाज की तरक्की है, तो देश के अन्य भागों को इससे वंचित क्यों रखा गया है? इसको यूपी में भी भाजपा वाले लागू कर दें, इसको अन्य राज्यों में भी, पूरे देश में मोदी जी लागू कर दें। तो ये बढ़िया वाला मिठाई बिहार के लोगों के लिए क्यों रखा गया है? शराबबंदी से अगर फायदा है तो पूरे देश में लागू कीजिए। चिराग पासवान पटना आते हैं और उनका एक स्टेटमेंट है कि हम बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, बिहार के बारे में सोचना चाहते हैं, बिहार के बारे में, बिहार का उत्थान करना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका एक नहीं, तो ये चुनाव से ठीक पहले उनकी तरीके से स्टेटमेंट आना, आपको लगता है कि 2020 वाली परिस्थिति? देखिए, ऐसा है कि चिराग जी बिहार से ही राजनीति करते हैं, इसमें नई बात क्या है। चिराग पासवान यहीं बिहार से एमपी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, यहीं से वो और उनकी पार्टी राजनीति करती है। उनके पिताजी लंबे समय से यहीं से राजनीति करते रहे। तो जब आप लोग ये कह रहे हैं कि वो बिहार में आ रहे हैं, बिहार में आना चाहते हैं, तो बिहार में तो पहले से ही है। बिहार में आने का मतलब अगर ये है कि वो सांसद और मंत्री का पद छोड़कर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या बिहार में रहेंगे, तब वो चर्चा का या कमेंट का विषय हो सकता है।
मेरे लिए चिराग जी पहले से भी बिहार की राजनीति कर रहे थे और आगे भी वही बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। जहां तक ये है कि आप चुनाव के समय में इस तरह के वक्तव्य देना, आना, सक्रिय होना, ये तो राजनीतिक पार्टियों का के लिए आम बात है। अभी आपने देखा कांग्रेस की सक्रियता आपको दिखी, कन्हैया कुमार जी जो यहीं बिहार के हैं वो 4-5-10 दिन यहां पर सक्रिय दिखे, चिराग जी सक्रिय दिख रहे हैं, दूसरे लोग भी जो सक्रिय दिखते हैं। ये तो ये कवायद है इस बात का कि गठबंधन में आपको सीट मिले, कोई आपका 2 सीट कम न करे। ये कोई बिहार को सुधारने के लिए या समाज के लिए कुछ करने का प्रयास नहीं है। सिर्फ गठबंधन में अपने और अपने पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा खींच कर लिया जा सके, प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा सके। वरना अगर कांग्रेस सही में बिहार में सुधार चाहती है तो वो राजद का झंडा लेकर क्यों घूम रहे हैं? जो लोग राजद का झंडा लेकर घूमेंगे वो विकास की और सुधार की क्या बात करेंगे? सर, पिछले कुछ दिन पहले पहलगांव में एक अटैक हुआ, 26 लोग मारे गए, जिसके बाद पूरा देश जो है वो शोक में डूबा रहा कुछ दिन। पीएम मोदी ने कल मीटिंग किया है, आज भी मीटिंग चल रही है, एमएसए हैं वहाँ पे, रक्षा मंत्री हैं, तमाम जो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं वो हैं। और फिर मीटिंग से ये बात सामने आई है कि सरकार ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है कि आप एक्शन लीजिए, आप बदला लीजिए आतंकवादियों से। और इस बीच जो एलओसी है वहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। आप इस पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? आपकी बात भाई इस मसले को ऐसे देखते हैं, हमारे जैसे व्यक्ति का ये नजरिया है कि कुछ चीजें हैं वो केंद्र सरकार का मामला है। देश की विदेश नीति, देश की सुरक्षा का जो मामला है वो केंद्र सरकार का मामला है। सरकार वहां बैठी हुई है, जनता ने चुनकर वहां बैठाया है और पूरी तरीके से देश की जनता, पक्ष विपक्ष, हर वर्ग के लोग सरकार के फैसलों के साथ हैं। जो भी फैसला देश हित में जरूरी है वो लेने के लिए ऑथराइज हैं, सरकार उसी के लिए है। अब गांव में नाली गली बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए सांसद के बजाय मुखिया को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य की सरकारें हैं और देश में सुरक्षा, विदेश नीति जैसे जो मामले हैं संवैधानिक तौर पर यह केंद्र सरकार का मामला है। हम लोग देश का हर वो नागरिक जो देश से प्रेम करता है, जो इस तरह की घटनाओं की निंदा कर रहा है, वो देश में हुए इस विभत्स घटना की निंदा कर रहा है और सरकार के फैसले के साथ खड़ा रहेगा। सरकार क्या फैसला लेती है, उनके पास सारे रिसोर्स है, सारी जानकारियां हैं, उनके पास सारे विशेषज्ञ हैं, देश विदेश की सारे जो कूटनीति है, रणनीति है, वो उनके पास सारी जानकारी है। सरकार जो भी निर्णय लेगी देश हित में लेगी, ऐसा सबको विश्वास है। और अगर देश हित में वो फैसला ले रहे हैं तो जिस तरह का भी कार्रवाई करने की बात होगी उसमें पूरा देश साथ में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के मंत्री भी बोल रहे हैं कि हमारे पास ही मीडिया है, इसको ऐसे खिलाने के लिए। चलिए वो तो स्वाभाविक है कि आपसे किसी की खींचातानी चल रही है तो दोनों ओर से वक्तव्य, वाद विवाद ये सब तो होते ही रहेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश में हर स्तर पर हर व्यक्ति को इस पर कोई विशेष टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों को हम लोग को देश की सरकार पर छोड़ देना चाहिए, भरोसा से कि हम लोगों ने चुनकर उनको वहां बैठाया है और देश की जो व्यवस्था है, सेना है, पार्लियामेंट है, न्यायपालिका है, ये व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं कि जब देश पर उस तरह की कोई संकट की स्थिति आती है या इस तरह की कोई रिस्पांस देने की जरूरत है तो वो लोग मिलकर निर्णय ले सकते। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर